नमस्कार। मंगल भव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल भव 24 आज उपस्थित है आपके समक्ष अपने सारे उन्हीं पुराने विचारों के साथ, जो कि इस मंच का उद्देश्य है। मंच का उद्देश्य है सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। किसी के जीवन में कोई परेशानी हो तो उसका समाधान उसे हर रूप में कहीं ना कहीं से मिलता रहे। मंगल भव 24 समाधानों को लेकर आता है। सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ रहना। इंसान स्वस्थ है तो वो हमेशा मस्त रहेगा, और अगर हम स्वस्थ और मस्त हैं तो जीवन बहुत कुशलता पूर्वक, बहुत सुख संपन्नता के साथ व्यतीत होता है। इसी उद्देश्य के साथ आज मंगल भव 24 एक अपने साथ ऐसे विचार के साथ आया है जो आप अपने आप स्वयं करके स्वस्थ रह सकते हैं। नृत्य एक ऐसी कला है जो हमारे देश में सदियों पुरानी कला है। लोग इसे देखना भी पसंद करते हैं और करना भी पसंद करते हैं। घर का कोई फंक्शन हो, किसी तरह का उत्साहपूर्ण वातावरण हो, वो नृत्य के बिना अधूरा होता है। तो क्या नृत्य एक मात्र कला है, या उसका हमारे जीवन पे किसी और प्रकार से प्रभाव पड़ता है? आज हम इन्हीं बातों को जानने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं कथक नृत्यांगना अंशु प्रिया जी को। अंशु प्रिया जी, आपका आज मंगल भव 24 के इस मंच पर बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। धन्यवाद अंशु जी, मैम। जी आपका बहुत धन्यवाद जो आप इस मंच पर आई और आज हमारे दर्शकों को नृत्य और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताएंगी। अंशु प्रिया जी, मैम थैंक्स कथक। आपको कि आपने मुझे इस मंच पे आने का अवसर प्रदान किया। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को इतनी मदद मिल रही है। थैंक यू सो मच। इस मंच का उद्देश्य ही यही है कि मंच के माध्यम से थोड़ा सा ही हम लोगों का मदद कर सकें, लोगों को किसी प्रकार का की सुविधा दिला सकें, घर बैठे वो कुछ जानकारियां हासिल कर सकें जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। अंशु प्रिया जी सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। कथक के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल कर रखी है अंशु जी ने। अंशु जी गुड़गांव में रहती हैं और गुड़गांव के डीएवी पब्लिक स्कूल में कथक की टीचर हैं। साथ ही साथ ये अपनी संस्था भी गुड़गांव में चलाती है। संस्था का नाम है अभिव्यक्ति बहु एकेडमी। बहुत अभिव्यक्ति सारी, बहुकला अकेडमी। सॉरी, अभिव्यक्ति बहुकला अकेडमी। हाँ, अभिव्यक्ति बहुकला एकेडमी, सॉरी, हाँ। और वहाँ पे बहुत सारे लोग कथक सीखते हैं। और साथ ही मैं अब अंशु जी आपसे कहूंगी कि आप अपनी इस कला और अपनी इस जो आपकी अभिव्यक्ति संस्था है उसके बारे में कुछ बताएं लोगों को। उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी मैम। मैम बेसिकली अभिव्यक्ति बहुकला अकेडमी का जो उद्देश्य रहा है, इसकी स्थापना हमने 2000 में स्टार्ट किया था। ओके। तो उसका ये था, अभिव्यक्ति मीन्स एन एक्सप्रेशन। जी। जब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा होती है, जी। तो वो क्या होता है, कई बार सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से, सही गुरु प्राप्त ना होने की वजह से वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है अपनी उस जी। प्रतिभा को। तो बिल्कुल। हमारी मतलब मेरी मदर ने, मेरे नाना जी ने स्टार्ट किया था इस एकेडमी को। मैं तो ओके। मतलब बहुत छोटी हुआ करती थी उस समय। तो उनका उद्देश्य ये था कि सिर्फ नृत्य नहीं, उसके बहुकला का मतलब ये था कि उसमें सारी कलाओं को एक जगह पे सिखाया जा सके, जी। ताकि जिस पर्सन के अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है वो उसको ढूंढ पाए, वो पता लगा पाए कि मुझे नृत्य में इंटरेस्टेड हूँ, या मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, या मुझे चित्रकारी पसंद है, पेंटिंग पसंद है। तो वो बच्चे वहाँ पे आके अलग-अलग क्लासेस में जाके एज़ अ ट्रायल क्लास लेके के जान पाते थे कि उनका मेन उनकी प्रतिभा क्या है। जी। उस प्रतिभा को जानकर और उसको मतलब अभिव्यक्त करने में वो हम उनकी मदद करते थे। जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे किसी विद्या की, तो ओके। तब ओके। जाके वो उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ओके। ओके। अभिव्यक्ति बहुकला अकेडमी का मतलब मोटो ही यही रहा है कि जो भी आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा है, उसको तराश के हम मंच पर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करवा पाएँ। बहुत बहुत ही अच्छा उद्देश्य है आपके इस संस्था का।
और हम आगे की बातचीत में आपसे जानते रहेंगे कि आपकी संस्था में किस तरह से बच्चे आते हैं और किस तरह से निपुण होकर के बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले अंशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कथक सीखना आपने किस उम्र में शुरू किया था और क्यों शुरू किया? कथक को आपने क्यों चुना? सबसे पहले किस मैम इट्स उम्र अ में लॉन्ग और क्यों? जर्नी। जब मैं 3 साल की रही थी, तब जी। हमारे मतलब मैं नीमच में रहती थी, मेरे दादा-दादी का प्लेस वही है। तो वहाँ पे ना एक समर कैंप ऑर्गेनाइज़ हुआ था, तो इंदौर के एक बहुत बड़े मतलब कथक परफॉर्मर हैं, दीपिका राठौड़ मैम और दिग्विजय सिंह राठौड़। ओके। तो वो वहाँ पे आके उन्होंने एक समर कैंप लगाया था जू मतलब 1 महीने के लिए। तो ओके। वहाँ पे मेरी मदर ने मतलब मेरी मदर मतलब शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कथक डांस, तो उनको ओके। बहुत पसंद था, शायद वो अपने बचपन में नहीं सीख पाई थी। तो उस हाँ। समय 3 साल में मुझे तो नहीं पता था कि कथक क्या होता है या क्या डांस होता क्या है? होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। मम्मी को लगा कि हाँ, एक अच्छे मतलब इतने बड़े नर्तक हमारे शहर में आए हैं, तो मुझे अपनी बेटी को भेजना चाहिए। तो जी। मेरी मम्मा ने मुझे वहाँ एनरोल कराया था, तो जो गुरुजी और गुरुमाँ थे, तो वो जी। मुझे बहुत पसंद करते थे कि ये इतनी छोटी-सी एज में इसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको लय का ज्ञान अच्छा है, ये जल्दी ग्रैस्प करती है। तो हमारे जाने के बाद, क्योंकि वो तो 1 महीने के लिए आए थे उस शहर के अंदर, तो वो मतलब मम्मी को बोल के गए थे कि इफ मतलब इट विल बी गुड कि अगर ये आगे उसको कंटिन्यू करवाएँगे आप, तो ये बहुत अच्छा कर ओके। सकती है। ओके। तो वहाँ से कहते हैं ना कि वो बीज डला था, जिसको आगे मेरी मदर ने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। ओके। बहुत अच्छी बात है कि आपकी मम्मी ने आपकी प्रतिभा को पहचाना और उनकी जो ख्वाहिश रह गई थी अपनी उम्र में, वो जो और खालीपन मैम उनके कहते हैं ना जीवन कि में आ आज की गया। डेट में मतलब इट्स वेरी ईज़ी, मतलब आप ये लगा लीजिए हर सेक्टर में, हर सोसाइटी में यू कैन ईज़िली फाइंड अ डांस टीचर। बट बिल्कुल। व्हेन आई वाज़ किड उनके जाने के बाद ना सोचिए मतलब मम्मा को कोई अच्छा टीचर नहीं मिलते थे, क्योंकि हर मतलब कथक को हर कोई करता नहीं था, बहुत ढूँढना पड़ता था और प्लस मतलब बहुत दूर-दूर घर से, तो मतलब बहुत मुश्किलों से हमने सीखा है मतलब उस तरीके से। बिल्कुल, हाँ, वो समय ऐसा था। आज तो हाँ। बहुत सही कहा प्लस आपने समटाइम्स कि फैमिली आजकल। ने भी कहा कि अरे डांस करके क्या होगा, पढ़ाई करना चाहिए। तो मतलब पढ़ाई तो था क्योंकि बेसिकली मेरी पूरी फैमिली में सब टीचर्स थे। तो ओके। पढ़ाई भी साथ में करोगे तो फिर डांस सीखने को मिलेगा। ये एक पहली शर्त थी। शर्त, हाँ, ये शर्त हुआ करता था और हाँ, सही ये है। शर्त हुआ। जब हमारी हम शिक्षा हमारे अंदर रहती है तो हम किसी भी कला में निपुण होने के लिए और ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। प्लस हम तो सही डायरेक्शन दे पाते हैं। सही डायरेक्शन दे पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने इतने सारे डांस में से कथक को ही क्यों चुना? मतलब बहुत सारी जैसे कि विधाएं मैंने डांस आपको की। बताया कि मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग जो थी वो कथक से स्टार्ट हुई थी। जी। तो जब कथक सीखा तो कथक के बारे में मेरी मदर को नॉलेज थी कि कथक क्या होता है, क्योंकि मम्मी प्रोग्राम्स परफॉर्मेंसेस देखती थी। जैसे हमारे शहर में कोई बाहर से कोई नर्तकी आए, उनकी कथक परफॉर्मेंस हुई, बिरजू महाराज जी का परफॉर्मेंस देखा था मेरी मदर ने। तो वो उनका आइडियल थे कि हाँ, ये डांस अच्छा होता है। फिर अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न और क्लासिकल में, तो शास्त्रीय नृत्य का अपना एक अलग शास्त्र है। अगर हम बॉलीवुड डांस में जाते हैं तो वो एक जस्ट कहते हैं ना एक मोमेंट्री, मतलब आपने स्टार्ट किया, आपने किया। डांस हर कोई अच्छा होता है, मैं तुलनात्मक नहीं करूंगी कि वो अलग है ये अलग है। पर शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, अपनी भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो जो अपनी भारतीय सभ्यता से जुड़ा होता है उसमें अपने एक स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन होता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हमारे कथक के तो हीरो ही कृष्ण जी हैं। जी तो है, बिल्कुल। उस कथक से जुड़ने से आपकी एक आध्यात्मिक मतलब कहते हैं आध्यात्मिक जर्नी भी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप जी। कथक से जुड़ते हैं तो कथक के अंदर आप गणेश वंदना करते हैं, आप राम भजन करते हैं, आप दुर्गा स्तुति करते हैं, आप शिव तांडव स्तोत्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरा एरिया आपके जो कल्चर आपका होता है हमारी उसको आप भारतीय कवर संस्कृति को हाँ। कवर करते हैं। बिल्कुल, प्लस बिल्कुल अपनी सही। रामायण के सारे किस्से, कृष्ण लीला के सारे हिस्से, तो वो सब तरीके से अपनी इंडियन कल्चर बेस्ड होता है। जी। तो और प्लस एक सभ्य समाज उसको मिलता है शास्त्रीय नृत्य को। बिल्कुल। आपकी मम्मी ने आपको इस फील्ड में भेजा, कथक सिखाया, तो क्या वो कभी कथक कर पाई? आपने जब सीखा तो क्या आपसे आपकी मम्मी ने कुछ सीखा या कभी कथक के स्टेप किए नहीं, मेरी उन्होंने? मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं सीखा, बट व्हेन आई यूज्ड टू डू प्रैक्टिस ना, तब मेरी मम्मी डंडा लेके ज़रूर बैठती थी साथ में कि यहाँ पे अच्छा। सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे हाथ नहीं खुल रहे हैं, हाथ अच्छे से खुलने चाहिए, एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं। तो मतलब वो मुझे प्रैक्टिस जो मैं करती थी, तो वो मेरे सामने प्रेज़ेंट होती थी। कभी भी ऐसा नहीं है कि अकेले प्रैक्टिस करो, हम अपना काम कर रहे हैं। चलो, बहुत चाहे मैं अच्छी, किसी बहुत। ठुमरी पे कर रही हूँ, तो इसमें ये फीलिंग नहीं आ रही है, इसमें यहाँ पे कमी है, क्योंकि कहते हैं ना डांस ना तीन सिर्फ डांस नहीं होता। लोगों को लगता है डांस क्या है, हाथ पैर हिला लिए डांस हो गया। नहीं, बिल्कुल। डांस नृत्य कहते हैं तब संपूर्ण होता है जब आपका माइंड, बॉडी, सोल ऑल गोल। थ्री विल कनेक्ट टुगेदर,
तब वो डांस परफॉर्म होता है, वरना जो बॉडी से डांस कर रहा होता है उसको उसका डांस ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, जब तक ऑडियंस के फेस पे वो सामने एक्सप्रेशन ना जी, आए, हाँ, तब ऑडियंस तक के साथ आपका जो कनेक्शन बॉन्ड बनता है वो तभी बनता है जब जो परफॉर्म कर रहा है उसकी माइंड बॉडी सोल एक साथ कनेक्ट होके परफॉर्म कर रही है, तब वो हम बिल्कुल बांध पाते हैं हम ऑडियंस को अपने साथ एक धागे में। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कही आपने। और कथक का शौक मुझे भी बहुत ज्यादा था, और जिस तरह की आपकी मम्मी ने नहीं किया, उसी तरह से मैंने बस, आप यकीन मानोगे, मैंने लगभग 47-48 ईयर्स की एज में कथक सीखना शुरू किया, पर मुझे अब पता था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कहते हैं जब जागे हाँ, तब सवेरे। मैंने कहा कि मैं अपना ये शौक पूरा जरूर करूंगी, भले ही ना कर पाऊं, पर कथक में कदम तो डालूंगी। और मैंने 5-6 महीने सीखा और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि नहीं कर सकती थी, इतना टाइम ये वैसे नहीं भी था। मैम और टाइम और डेडिकेशन हाँ, दोनों काफी ही होना मांगता है। बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा चूंकि शौक था, मेरी मतलब एक विल थी कि मैं कथक सीखूं, तो मैंने कहा उतना तो मैं जरूर करूंगी। 5-6 महीने मैंने सीखा, और उसके बाद फिर चलिए, अब आपको अब कभी ये अगर शौक, टाइम मिले करे तो आप एटलीस्ट हाँ, वंस इन मैं अ वीक आपसे मेरे पास ट्राई आपसे सीखने कीजिएगा। जरूर आऊंगी। चलिए, अब हम आते हैं आज का जो हमारा पॉइंट है, कि कथक एक उपचार भी है, मन का भी और तन का भी। किस प्रकार है? अंशुप्रिया जी, आप बताइए कि किस तरह से ये अपना, पहले तो हम आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बच्चों को सिखाती हैं, बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन। उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है किसी भी चीज पे, बहुत जल्दी उनका दिमाग भटक जाता है। तो ये कथक के माध्यम से क्या बच्चे कंसंट्रेशन भी सीख पाते हैं? किस तरह सीखते हैं, अगर सीखते हैं तो? मैम सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मन को केंद्रित करने की। ठीक है, जब भी हम मैम कोई भी हम डांस फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो डांस फॉर्म्स में हमारे प्रॉपर, अगर कहेंगे तो डांस में मैथ्स भी है, क्योंकि हमारे प्रॉपर बॉडी के डिविजन्स होते हैं, प्रॉपर हम उसको पार्ट्स डायगनल्स होते हैं, आपके एंगल्स होते हैं। तो बच्चों को जब सिखाया जाता है तो वो क्या होता है ना कि एक सॉन्ग प्ले हो रहा है, आप उस पे डांस कर रहे हैं, तब आपको सिर्फ एक गाना सुनना होता है और डांस करना होता है। बट कथक में क्या होता है कि हम ना पूरा ये लय तालबद्ध नृत्य होता है, उसमें एक एक बिल्कुल। सिंगल सिंगल मैथ्स की बीट्स चलती है। ठीक है, जी। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जब परफॉर्म करता है तो बच्चे को माइंड से अपने काउंट्स भी करनी पड़ती हैं एट ए टाइम, सिंगल टाइम। आप सिर्फ हाथ को नहीं देख सकते, आपको माइंड में अपने स्टेप्स के काउंट्स भी रखने हैं, स्टेप्स आपको याद भी रखना है। फिर आपको उसको करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप हाथ कर रहे हैं तो आपका हाथ बेंड तो नहीं हो गया, आपको नजरें अपनी हाथों पे भी रखनी है। तो मतलब कहते हैं ना, एक समय पे आपको दिमाग में अपने स्टेप्स याद भी रखने पड़ते हैं, अपनी आंखों को भी केंद्रित करना पड़ता है, प्लस आपके मूवमेंट्स, आपके हाथ जहां भी जा रहे हैं तो उनको आप लेफ्ट आउट नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी दृष्टि एट ए टाइम आपको उस जगह फिक्स रखनी होती है कि आपकी आंख कहाँ जा रही है, आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं। तो जब आप इन सारे स्फेयर्स पे एक साथ काम करते हैं, प्लस जब हम स्टार्टिंग स्टेज पे जब बच्चों को सिखाना, ये हो गया जब हम आगे के लेवल पे पहुंच जाते हैं। बट जो बिल्कुल बेसिक, जैसे मान लीजिए अगर 3-4 साल का बच्चा मेरे पास आया तो उसको नहीं पता कि इतनी सारी चीजों को मुझे बाउंड करना है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको पहले तो बच्चा अपने हाथों को ही नहीं मोड़ पाता, अपना सीधा खड़ा ही बच्चे आते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ढीला होता है, वो सीधे खड़े होना ही नहीं जानते। तो सबसे पहले तो उनको सीधे खड़े होना है। आपका स्टैंडिंग पोस्चर क्या होता है, आप खड़े कैसे होंगे। तो बच्चा जब शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखता है, ठीक है, उसको खड़े कैसे होना है, तो उसके अंदर वो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ग्रूम होती है। सबसे पहले हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्टार्ट वॉक, हमें चलना कैसे। डांस ना एक ओवरऑल आपको एक कहते हैं ना कि एक सर्कल में बाउंड कर देता है कि आपको ऐसे ही खड़े होना है, आपको ऐसे ही झुकना है, आपको इतना ही बैंड होना है। तो उससे क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बच्चा सीखता है। बिल्कुल। ठीक है, हम आंखों की सिंपल एक्सरसाइज करवाते हैं कि आपको आंखों को एक जगह देखना है। जब तक आपकी आंखें फोकस नहीं होंगी तो वो एक देखा पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो हम त्राटक की क्रिया करते हैं बच्चे। कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे मतलब सबसे बेस्ट उपाय त्राटक ही होता है। या तो आप कैंडल, या तो आप एक कोई लैंप जला लीजिए, या आप दीवार में एक डॉट बना के आप कॉन्टिन्यूअसली उस चीज को देखिए। तो जब आप ये करते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। और बिल्कुल जब सही बात है बॉडी, आपकी। उससे फिर जब कंसंट्रेशन बढ़ता है फिर हम आते हैं फिर बॉडी पे। तो बॉडी के भी एकदम से डांस स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले बच्चों को हाथों की मुद्राएं सिखाई जाती हैं, उनको ग्रीवा भेद सिखाया जाता है कि गर्दन, आपकी गर्दन कितनी बार ऊपर जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, नेक एक्सरसाइजेस होती हैं, बच्चों की आंखों की होती हैं। उसके बाद शोल्डर्स, मतलब हम एक एक हेड टू टो एक्सरसाइज कहते हैं जिसको।
तो आपके एक-एक बॉडी के सर से लेके पैर तक के छोटे-छोटे अंग होते हैं, उनकी आपको एक्सरसाइज़ सिखाई जाती हैं, कब किसको कितना मूव करना है, कब नहीं करना है। जब वो बच्चा पूरा वो पोर्शन कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर उनको आगे लेके जाते हैं कि अब आप एक पोर्शन पे, एक काउंट्स पे परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कहा। जहाँ हमारे मतलब आम लोग ये सोचते हैं कि डांस तो डांस है, लेकिन वो मैम ये डांस नहीं सोच कथक। हाँ, जो कथक करता है, आपने खुद 6 महीने आप गए थे ना, तो जब हाँ, हम जाते तो कहते हैं ना, जब तक हम ओखली में सर नहीं देते, तब हमें तब तक पता अंदाज़ा नहीं कीजिए। होता कि हमें कितना ऊपर हाँ, से प्रेशर आएगा। और एक-एक स्टेप बिल्कुल सही कहा आपने, एक-एक अंग का इसमें एक्सरसाइज है। आँखों का है, गर्दन का है, हाथों का है, पैर का है, कमर का है, हर चीज़ का है। तो जो कथक करता है वो निश्चित ही फिज़िकली तो बहुत ही ज़्यादा फिट रहेगा, उसको किसी अलग से एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। और मेंटली भी ये मैम जैसा ये आपने हेड टू टो मैंने आपको इसलिए वर्ड हाँ, यूज़ किया ना, क्योंकि कथक एक ऐसा चीज़ है कि आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्थिर रख नहीं सकते। फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल बिल्कुल। आजकल लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं, वो जिम जाते हैं, फिज़िकल फिटनेस करते हैं, बट मैम जिम में क्या होता है कि वो जितना मतलब जैसे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, डांस आप करेंगे तो आपको हेड टू टो ऑल ओवर एक्सरसाइज़ हो रही है, ठीक है? बट हुँ, जिम में आप जाएँगे तो आप पर्टिकुलर एक एरिया पे वर्क करते हैं। आप कार्डियो कर रहे हैं तो आप कार्डियो पे ही वर्क करते हैं। हुँ, आप हुँ, हुँ। पुशअप्स कर रहे हैं तो आप पुशअप्स कर रहे हैं। बट कथक में क्या होता है कि उसकी जो एक एनर्जी फ्लो होता है ना सर्कल, तो वो हुँ, उसमें हुँ। ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी एक साथ उसको मूव मतलब करती कहते हैं है। आपका स्टेमिना भी बिल्ड होता है। स्टार्टिंग में लो होता है वो, पर वो प्रैक्टिस कर करके आप उसको सेट कर सकते हैं। धीरे-धीरे हो जाता है, बिल्कुल। नुकसान नहीं होते। और सबसे अच्छा तो जो तलवों का एक्सरसाइज होता है कथक में, मैम तलवों डेफिनेटली से जब आप पहले पैरों तलवों को की आप मालिश टैप हाँ, करेंगे, पूरा तलवा जमीन पे जिस कितने तरह से उसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके बैलेंस हो जाते हाँ, हैं। पूरा बहुत वो अच्छा 5 मिनट के एक्यूप्रेशर अंदर होता है। आपके बॉडी के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके प्रेस हो जाते हैं। जैसे और वो आते सीधा बहुत ही आपकी जो अगर आप पैर को आघात करेंगे तो सीधी ध्वनि हाँ, आपको यहाँ पे मिडल में आपको फ़ील होती है। आती है, हाँ, बहुत अच्छा। क्या कथक के माध्यम से आपने शुरू में ही कहा कि स्पिरिचुअलिटी भी आती है और सही बात है, जो अलग-अलग मुद्राएँ होती हैं उसमें कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति और हम शुरू में गणेश वंदना करते हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? हमारी संस्कृति से किस तरह से जुड़ते हैं? किस तरह से उन्हें इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना क्रिएट होती है? अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मेरा बचपन का एक काफ़ी अच्छा फ़ेज़ जॉइंट फैमिली में निकला है। तो जॉइंट फैमिली में हमारे पास दादा-दादी होते हैं, नाना-नानी होते हैं, जो हमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि आज की हुँ, डेट में हो चाहे पहले का टाइम हो, पेरेंट्स सबके जॉब में बिज़ी होते हैं, तो वो अब बच्चों को हाँ, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। उनकी भी बिल्कुल। गलती नहीं है, उनकी अपनी व्यस्तता है, हम उनको दोष नहीं दे सकते। बच्चों को चाहिए एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा कंसर्न। तो वो जो दादा-दादी से हमको मिलता था, तो उस समय तो हमें वहाँ से चलो बेटा आज रामायण की कहानी सुनाना है, चलो आ जाओ तुमको गणेश जी की एक एक स्टोरी सुनाते हैं। तो हमने वो स्टोरी सुन-सुन के काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। बट आजकल के बच्चे मैम देखिए स्कूल से कई समटाइम्स डे केयर जाते हैं, पेरेंट्स उनको खुद रात के 8 बजे 9 बजे मिलते हैं। तो वो उतना उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब उनके सिलेबस पूरे हो जाए ना, वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर हो गया है आज की डेट में। तो ये हाँ, चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा आती है। प्लस उनके पास प्रेशर है कि आज ड्राइंग भी सिखवाना है, स्केटिंग्स भी जानी है, आपको ताइक्वांडो भी सीखना है, तो इतनी एक्टिविटीज़ में बच्चा पिस्ड ऑफ हो जाता है। उसके पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो और जगहों पे ध्यान दे पाए। तो जब डांस क्लास में बच्चे मेरे पास आते हैं, तो सोचिए मैम 3 साल, 4 साल का बच्चा जिसको ढंग से एबीसीडी बोलनी आती है, अभी सिर्फ़ उसको हिंदी के अक्षर नहीं आते। वो बच्चा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु का पूरा श्लोक याद करता है, सिर्फ़ गुरु ब्रह्मा ही नहीं, और कई सारे श्लोक होते हैं, हमारी सरस्वती वंदना हो गई, गणेश वंदना हो गई। तो बच्चे वो श्लोक लर्न करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कथक मैम क्या होता है, हम रिकॉर्डेड से ज़्यादा हम बोलने पे बिलीव करते हैं। कथक हाँ, का हाँ, सिस्टम यही है, तो बच्चा पहले उस चीज़ को पढ़ता है, लर्न करता है, फिर वो खुद बोलता है। तो जब वो बोलता है तो उसकी मैम वोकैब्युलरी भी क्लियर होती है। तो उसकी कहते हैं ना कि मतलब आपको ओवरऑल ग्रूमिंग इसी वजह से होती है कि बच्चे ने पहले उसको लर्न किया। तो जब मैं लर्न कराऊंगी तो पहले उसको मीनिंग बताऊंगी कि बेटा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है क्या, उनको पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो फिर बच्चे ना बहुत मतलब क्यूरियसली पूछते, अच्छा मैम ये वाले भगवान जी कैसे होते हैं, उनका इमेज इमेज क्रिएट करते हैं माइंड में। मैं उनको बोलती हूँ बेटा आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप विजुलाइज करो कि उनके 4 फेसेस हैं, उनकी लंबी सूंड है। तो वो क्या होता है, हर चीज की हमारी एक मुद्राएं होती है, तो वो हाँ, हम हाँ। बना के उनको दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली आते हैं। हालाँकि मतलब अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा रुझान है बच्चों का, कथक पे कम है। पर जिन पे जो कथक कर रहे हैं मैम, तो मैम उनकी ऐसे उनकी पढ़ाई में भी दे ऑल आर टॉपर्स।
ऐसा कभी नहीं होता कि जो बच्चा डांस कर रहा है वो डाउन हो जाए स्टडीज में। बिल्कुल। उसका माइंड हुँ, ऑटोमेटिकली शार्प होता है, क्योंकि वो एक क्लास में 1 घंटे जब यहाँ से जाता है ना, तो उसकी कहते हैं ना, अब सारी उसकी मतलब ब्रेन जिमिंग हो जाती है। उसकी मतलब माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जब हुँ, हुँ। बच्चा वर्कआउट करता है तो उसकी सारी बॉडी से मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स ही रिलीज़ हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो बहुत कुछ स्टोरी और प्लस घर जाके बताते हैं। मतलब 1-2 बच्चे तो ऐसे थे कि जो मुझसे सीख के जा रहे हैं और घर में उसकी मदर, मतलब मैं वंस इन अ मंथ पीटीएम रखती हूँ टीचर मतलब पेरेंट्स की, तो मुझे आके बताती है, मैम इसने मेरी फैमिली का एक बंदा नहीं छोड़ा, पकड़-पकड़ के आओ मैं आपको कृष्ण जी बनाना सिखाती हूँ, आओ मैं आपको मछली सिखाती हूँ, आओ मैं हुँ। आपको मैजिकल हैंड्स बोलती हूँ, बच्चों के लिए वो लैंग्वेज अच्छी होती है ना, हुँ, हुँ, उनको हुँ, ईज़ी हुँ। वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो उस पूरी फैमिली को, दादू, दादी, चाची, जहाँ जिस रिलेटिव के गए, उन सबको पकड़ के वो मैजिकल हैंड सिखा कर आते हैं बच्चे। बहुत अच्छी बात है। तो उनको इंटरेस्ट भी आता है उन चीज़ों से। बिल्कुल सही है कि बच्चे जब शार्प माइंडेड होंगे वो हर जगह अच्छा करेंगे। मैम और पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम आपने श्री राम स्तुति भेजी है, ये तो बच्चे गा बोल ही नहीं पाएँगे मैम, इतना टफ है, ये तो संस्कृत के वर्ड्स है, हमें ही नहीं याद आती। और मैम नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा मैम आप थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि मैम हुँ, ये तो हुँ। बच्चा कर ही नहीं सकता, मतलब वो ऐसा माइंड फिक्स कर लेते कि हमें नहीं आती तो बच्चे को कैसे आएगी। कर और मैम सकते हैं। अगले हफ्ते जाके बच्चा, मैंने कहा मैम आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मैंने आपको भेजा है, आप म्यूज़िक प्ले कर दो घर में, उसको सिर्फ हुँ, सुनना है। आपका कोई हुँ। एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा। करना तो पड़ेगा। वो हुँ, 1 हफ्ते के अंदर बच्चा जाके गाना बंद करता है और स्टार्टिंग से लेके पूरे उसके 4 स्ट्रेंजर्स खुद गा के सुनाता है। हुँ, हुँ। तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे बाप रे! मतलब बच्चे ने ये कैसे याद किया? मुझे ही याद नहीं है। तो ये चीज़ें मैम बच्चों को, और जब बच्चे उसकी मीनिंग सुनते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। बच्चे बिल्कुल सही। आरती करते हैं, तो उनको चीज़ें याद होती हैं। बिल्कुल सही, सही कहा आपने कि और ये नृत्य एक छोटी-सी जिज्ञासा मैम आगे जाकर ही, कहते हैं हमने, हमारा काम है बीज डालना। अब वो आगे कितना ग्रो होगा, वो आगे टाइम के साथ पता चलेगा। अपने आप होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है कथक? कथक तो भाव भंगिमा का नृत्य है। आप आंखों से ही अपने नृत्य के समय ही बहुत सारा ऐसे अपने भावों को व्यक्त करते हैं कि सामने वाला समझ जाता है कि ये नृत्य के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो किस प्रकार से अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम मिलता है कथक सीखने से? मैम जैसे कथक में क्या होता है कि जब बच्चे कथक परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो एक ये कह सकते हैं कि ये एक स्टोरी कह लीजिए, जैसे हम प्लेन पेपर पे ड्राइंग करते हैं, हमें प्लेन पेपर मिलता है, ऐसे ही हम मूवमेंट्स के थ्रू ड्राइंग करते हैं। मैंने हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ नहीं है, पर मैंने वो भाव ऐसा किया कि एज अ ऑडियंस आपको देख के समझ में आएगा कि मैंने हाथ में ग्लास उठाया। तो क्या होता है कि कथक, कथा कहे सो कथा कहावे, मीन्स आप जो कथा, जो स्टोरी बोलना चाह रहे हैं, तो वो स्टोरी को आप मुंह से ना बोलकर, शब्दों के द्वारा ना कहकर, आप अपने मूवमेंट्स के थ्रू कहेंगे। और सिर्फ मूवमेंट्स के थ्रू नहीं, उन मूवमेंट्स को जब कहते हैं ना कि जहाँ पे आपके मूवमेंट्स गए, तो उस मूवमेंट्स के तरफ आपकी दृष्टि जाती है। तो जब आपके मूवमेंट्स को आपकी दृष्टि ने कनेक्ट किया, तो जहाँ पे आपकी दृष्टि गई, तो वहां से आपका मन जाता है, क्योंकि बिना देखे तो हम किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते। जब हमारी आँखें वहाँ गईं, तो फिर वहाँ पे हमारा मन जाता है। तो जहाँ हमारा मन जाता है, वहाँ से ना भाव उत्पन्न होते हैं। हम किसी चीज़ को देखेंगे, वो अच्छा है, वो सुंदर है, या वो मतलब विभत्स है, तो वो वहाँ पे जाके जब वो भाव कनेक्ट हो जाते हैं, इन तीनों चीज़ों से, तो वहाँ पे जाके मैम फिर भाव क्रिएट होते हैं। उस भाव से रस की उत्पत्ति होती है। रस आपके 9 प्रकार के होते हैं। तो वो 9 रस आपके इनसे कनेक्ट होके बने, आप कभी भी आप उनसे कनेक्ट किए बिना आप रस की उत्पत्ति कर ही नहीं सकते। और ये रस बिल्कुल। परफॉर्मर के अंदर नहीं आता, ये रस ऑडियंस में आता है। जो परफॉर्मर होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो जब परफॉर्म कर रहा है, तो अपने मूवमेंट्स की तरफ देखे और उस मूवमेंट की तरफ उसका ध्यान जाए। उसकी माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड होती है। जब उस परफॉर्मर की तीनों चीजें कनेक्ट होती हैं, तब जाके ऑडियंस के मन में जो रस उत्पन्न होता है, वो आता है कि उसको वो देख कर उसके मन में, क्योंकि कोई देखिए कोई सीन चल रहा है, उसको देख के उसको विभत्स का फीलिंग आ रही है, भयानक लग रहा है उसको, या उसको करुण रस उसके अंदर हो रहा है, तो उसको किसी कोई पे होती है कि कोई ऐसी नायिका का रोल चल रहा है कि वो विरह का सीन चल रहा है, तो वो देख के ऑटोमेटिकली ऑडियंस रोने लग जाती है। हम मूवीज बिल्कुल। में भी देखते हैं, तो उनके हुँ, अंदर हुँ। करुण रस की क्रिएशन होती है। तो वो होता है कि एक परफॉर्मर कितना सजीव प्रदर्शन सजीव। कर रहा है अपने नृत्य का, जिससे ऑडियंस हुँ, कनेक्ट कर उसको फील कर पा रही है। बिल्कुल।
सार्थकता तभी है नृत्य की कि जब उनके भावों वो को सामने भाव, वाला हाँ, समझ के उसमें परफॉर्मर डूब के जाए, भाव ऐसे होने चाहिए कि रस उत्पन्न ऑडियंस के उत्पन्न अंदर, हो जाए सामने वालों के, देखने सामने वालों वाला, के अंदर वो चाहे वो रस हो। खुश हो, चाहे वो आंसू आए उसकी आंखों में, और वो आप कहते हैं ना कि इसका कोई वो वर्णन नहीं है, क्योंकि जाके कहते हैं अलग अलग ऑडियंस है, अलग अलग फीलिंग्स हैं, अलग अलग देखने का नजरिया है, तो जिसका नजरिया जैसा होगा उसको वैसे दर्शन होंगे। हाँ, कोई जाकी रही कृष्ण की भावना परफॉर्मेंस जैसे चल रही है, प्रभु उसको मोहब्बत। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मैं आई यूज्ड टू परफॉर्म एज अ कृष्ण इन महारास लीला में, उमा शर्मा जी की रेpertory में एज अ कथक परफॉर्मर हाँ, मैं पास्ट आपसे बस ट्वेंटी ये ट्वेंटी क्वेश्चन टू ईयर पूछने से वाली परफॉर्म कर रही हूँ। हूँ। तो हाँ, मैम समटाइम्स होता है कि मैं एज अ कृष्ण परफॉर्म कर रही होती हूँ और ऑडियंस का मतलब लिटरली उनके आंसू निकल आते हैं, और जब मैं परफॉर्म करके बाहर आती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब साक्षात दर्शन हो गए, तो वो लिटरली हाथ जोड़ते हैं, मेरे पैर छूते हैं। तो वो हमारे लिए मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग सा माहौल होता है, क्योंकि हम भी उस भूमिका में होते हैं, और प्लस मैं वो हूं नहीं जो मुझे मतलब हाँ, जो मिल रहा है। रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो वो एक अलग सा वो मोमेंट होता है जो हम कहते हैं ना, शब्दों में मैं बयान ही नहीं कर सकती कि उस समय मुझे क्या महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप आपकी भाव भंगिमा से सामने वाला बिल्कुल उतर गया उस रूप में कि आप कृष्ण बने और सामने वाले ने आत्मसात कर लिया आपको कृष्ण के रूप में, तो निश्चित रूप से ये आपकी जो कला है वो इतनी ज्यादा आप उसमें डूब चुकी होंगी कि सामने वाला भी आपको कृष्ण मानने पे मजबूर हो रहा है। मैम आप तो मतलब इसको आप क्या है, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, यू कांट बिलीव, जैसे समटाइम्स होता है कि जैसे हमारा ना शरद पूर्णिमा के समय पे होता है ये फंक्शन, ओके। तो उस समय कई बार मैम वेदर चेंज हो रहा होता है, जैसे समटाइम्स मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, और मैं मतलब इतनी ज्यादा कि खांसी हो रही है कि मतलब आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, तो मुझे लगता है मैं परफॉर्म कैसे करूंगी, और क्योंकि कृष्ण लीला मैम पूरा 1 घंटा 40 मिनट का बैले है पूरा, और मेरा रोल सोचिए फर्स्ट परफॉर्मेंस से लेके लास्ट परफॉर्मेंस तक मुझे कंटिन्यू परफॉर्म करना होता है, एंट्री एग्जिट होती है कि बीच में मैं निकल गई फिर एग्जिट करी, बट थ्रू आउट चलता है 1 डेढ़ घंटे का। तो मैम आप विश्वास करेंगे कि स्टेज से बाहर आके आई यूज टू फील वॉमिटिंग, और मुझे खांसी हो रही होती है, और जब मैं स्टेज पे एंटर करती हूँ तो मैं वो पूरा टाइम परफॉर्म करती हूँ, और मुझे ऐसा रेस्टलेसनेस या बॉडी में कोई पेन या कोई दर्द महसूस ही नहीं होता, जैसे सच में एक डिवाइन कनेक्टिविटी मेरे साथ है, और वो हो मेरे साथ जाता परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो उनको छोड़ देती हूँ कि आपकी है। आपकी भूमिका है, आपको आपको संभालना है, निभानी है, आपको मेरी तो संभालना है। हालत नहीं बची आज, अब आप जी, देख लो कि क्या होना है, मैं तो आपके भरोसे छोड़ दी। तो वो बहुत अच्छे से निभाते हैं उस चीज को, ये मतलब मेरा बिल्कुल। पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, कहते हैं कि वो और इसको ऐसा कहते हैं लग रहा विल है पावर, हाँ मतलब हम अपने प्रॉब्लम मतलब हेल्थ इशू को भी वो एक विल पावर से, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, और ये खत्म मेरा भी कर पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जैसे कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत वो देखी मूरत तिन देखी, तैसी हो जाता है। हमारी भावना अगर ऐसी है तो वो चीजें अपने आप उस तरह मुझे से हो परफॉर्म भी जाएंगी। करना है, मैं वहां पे गिव अप कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हाँ, मुझे निभानी है। बहुत बड़ी तो मैं जिम्मेदारी देखो, अब मैं होगी। आपकी जिम्मेदारी हूँ, अब आप तो अपनी निभाओ, बिल्कुल। तो वो दोनों तो मिलके आप निभा जाते हैं। बचपन से आप कथक कर रही हैं और कथक क्लासेस भी चला रही हैं। अभी आपने खुद बताया कि आप परफॉर्म कर रही हैं। तो अंशु जी, आपने कहाँ-कहाँ परफॉर्मेंस दी है? इंडिया में मैम दिया है, मैंने इंडिया के ऑल बाहर ओवर भी मतलब जाने का काफी मौका मिला कंट्रीज है? में परफॉर्म, मतलब इंडिया में तो सब जगह परफॉर्म किया है, एमपी वेरी में, गुड। यूपी में, अपने महाराष्ट्र, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह सारी स्टेट्स कवर किया हुआ है। और जी, इंडिया के बाहर भी मैं कई कंट्रीज गई हूँ, हमारा आईसीसीआर के थ्रू डेलीगेशन जाता है, तो वो ओके, अपने भारतीय संस्कृति को देश विदेशों में रिप्रेजेंट करता है, तो उसके थ्रू ओके। मैं गई हूँ। तो उसमें मैंने यूरोप का कवर किया है, मैं साउथ अफ्रीका गई हूँ, मॉरिशस गई हूँ, ग्रीस गई हूँ, रशिया गई हूँ, मतलब अरे काफी वाह! कंट्रीज में हमने बहुत, बहुत पूरा अच्छी जैसे बात। 15 दिन का 1 महीने का टूर होता था, तो हम हुँ, अलग हुँ। अलग जैसे एम्बेसीज में जाते थे, तो हुँ, वहां पे हुँ। सिर्फ डांस नहीं होता था, वहां पे लेग डेम होता था, जैसे हम वहां पे स्टे करें, तो वहाँ के जो स्कूल्स है, वहाँ के जो ये कल्चरल सेंटर्स होते थे, तो वहाँ पे मॉर्निंग में हमारा लेग डेम होता था, जिसमें हमारी वार्तालाप होती थी कि हुँ, हुँ, कथक क्या हुँ। है, हम बच्चों को हुँ, सिखाते भी हुँ। थे उसके अंदर, और इवनिंग में प्रॉपर ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंसेस होती थी। तो ओके, वो पूरा अपना इंडियन डेलीगेशन अपना मतलब हम व्हाइट पासपोर्ट के थ्रू जाते थे, तो एज अ मतलब इंडियन डेलीगेशन और अलग अदर कंट्रीज में जाके अपनी कला को प्रस्तुत करता था। और मतलब यू कांट बिलीव, यहाँ पे तो एक्सेप्टेंस है ही है, हम जब वहां जाते थे
इंडियन एम्बेसी होती थी, बट मैम इंडियन एम्बेसीज के साथ साथ जो वहाँ के लोग होते थे, जो वहाँ की कंट्री के थे, तो उन लोगों के बीच भी मतलब कथक का बहुत क्रेज है। उनको भले लैंग्वेज समझ में नहीं आई, बट यही बात बोले ना, भावना, तो वो भावना हम्म। कनेक्ट करती थी। लैंग्वेज उनको हमारी हिंदी भी समझ में नहीं आ रही, बट वो कृष्ण का भाव देख रहे हैं तो वो कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वो डांस उनका, तो वो कनेक्शन सिर्फ एक कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट का हो सकता है। आप लैंग्वेज के वो परे है, वो लैंग्वेज से अपन को कहते हैं ना बाउंड नहीं करता। बिल्कुल। तो वो एक आर्टिस्ट की जो कला होती है, कला अपने आप से एक कला के प्रेमियों को बांध लेती है। तो वहाँ क्या इंडियंस के अलावा जो वो अदर कंट्री के लोग भी आते मैम थे देखने सारे के लिए? सारे सिर्फ क्योंकि इंडियंस तो मैम एक लिमिटेड है। जैसे मान हम्म। लीजिए हम साउथ अफ्रीका गए, तो वहाँ पे जो हमारे कल्चरल सेंटर है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं एज अपने इंडियन डेलीगेशन गया हुआ है 4 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के, तो वो लोग होते हैं। पर बाकी तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे जो वहाँ के रेसिडेंशियल्स हैं, वहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, जो वहाँ वहीं पैदा हुए, वहीं उनका अपब्रिंगिंग हो रही है, तो वो लोग भी कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ये अच्छा अच्छी लगा। बात है। और प्लस मैम हमारे यहाँ पे दिल्ली में देखिए कितने, जैसे हमारे, मैं जहाँ से मैंने कोर्स किया है कथक केंद्र से, तो वहाँ पे तो मैम ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे आके, उनको इनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो 1 साल 2 साल 3 साल वहाँ रह के सीखते हैं। बहुत अच्छा बकायदा वो लगा। इंडियन, हाँ वो इंडियन लैंग्वेजेस सीखते हैं, इंडियन खाना खाते हैं उनके, मतलब हम यहाँ पे हमारे लोग हैं कि आज उनको जीन्स पहनना है, आज उनको स्कर्ट्स पहनना है, वहाँ के लोग आके सूट पहनते हैं, साड़ी हमारे, हाँ, पहनते हैं और हमारी संस्कृति को सीखते हैं। अपनाते हैं, बिल्कुल। तो बहुत बिल्कुल मैम वी सही आर है। वेरी क्रेजी हाँ, अबाउट डांस। हम अपनी संस्कृति को छोड़ने में गर्व महसूस करने लगे हैं और बाहर के लोग हमारी संस्कृति को मैम अपनाते हैं। कहते हैं ना कि तो आप खुले रहिए विचारों से। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कपड़े से मॉडर्न हो, आप अपने बिल्कुल, विचारों से आप मॉडर्न चलो, होइए। खुले बिल्कुल, रहिए विचारों से, बट बंधे रहिए संस्कारों से। संस्कारों से, संस्कार को बहुत नहीं अच्छी छोड़ना। बात है। बिल्कुल, अपनी संस्कृति को पकड़े रहना ही सबसे बड़ा संस्कार है। और जो आज एक खुलापन आ रहा है कपड़ों को लेकर के, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता अपनी संस्कृति के लिए, और वो न ही किसी के नजर में वो मॉडर्न कहलाने योग्य होते हैं वो लोग। तो अपनी संस्कृति को पकड़ना, अपनी संस्कृति को सीखना, मैम आप ये अगर सीख भारतवर्ष में पैदा होके आपको भारत की चीजें नहीं पता, भारत की संस्कृति नहीं पता, तो फिर आप अपने बच्चों को क्या देंगे? क्या क्योंकि देंगे। हम और कहते हैं ना, अपनी लेगेसी ही तो कैरी फॉरवर्ड होती है। आज जो मुझे आया या मैंने अपने जो बड़ों से सीखा, वही मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, कल को आप किसी को सिखाओगे तो आप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डांस कर, बच्चों को मैं 15 मिनट टाइम देती हूँ। वो कई बार बच्चे को, छोटे बच्चे पूछते भी है कि मैम आप ये बातें क्यों करते हो? जो नए नए बच्चे आते हैं, जैसे पुराने वाले तो सेटल हो चुके होते हैं, बट जो नई न्यू ज्वाइनिंग्स होती है कि मैम हम डांस कब करेंगे, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? तो मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप कथक सीख रहे हो, कथक क्या है, कथक क्यों सीख रहे हो, कथक करने से आपको क्या होगा, कथक में क्या क्या चीजें होती है। तो आपको, आप जब बाहर जाओगे, कोई पूछेगा कि बेटा कथक क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता होना चाहिए ना कि कथक कौन सी स्टेट का डांस है, कथक में क्या क्या चीजें होती हैं। तब वो रिलेट करते हैं कि नहीं मैम, यू आर राइट। सही है। और जो तो मैम आजकल, ये इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस। कुछ पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम 1 महीना हो गया अभी उसको। मैंने कहा मैम देखिए, 1 महीना की बात कहेंगे, जब मैं व्हेन आई वाज किड मैम, कई बार 2 2 साल तक हम सिर्फ एक फुटवर्क ही करते थे। पर वो, उस समय मैं भी जब बच्ची थी, मुझे भी बुरा लगता था। मैं घर पे आके मम्मी को इरिटेशन कंप्लेंट होती है, करती थी इरिटेशन कि होती है मुझे नहीं शुरू में। सीखना मम्मी, अब मैं बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, वो हम्म। एक ही चीज करवा रही है। पर आज समझ में आता है, जब मैं उस, मतलब कहते हैं ना, उस करवा ओहदे रहे पे पहुंच हैं। गई हूँ, हाँ, उनकी प्लेस पे आ गई हूँ, कि जब बिल्कुल बच्चे का एबीसीडी क्लियर नहीं है, सो हाउ विल आई टीच कि बेटा एप्पल बॉल कैट लिख के दिखाओ। सही, सही, बिल्कुल, बिल्कुल तो सही है। बच्चे कथक चाहते हैं कि सीखना टेढ़ी आसान मेढ़ी नहीं एबीसीडी आती है उनको, मैं है। एप्पल बॉल कैट भी सिखा दूं, देन हाँ, दे यूज्ड टू राइट आई ईट एन एप्पल आल्सो। नहीं, तो वही बेस क्लियर नहीं होगा, तो फिर ऊपर की इमारत, तो फिर वो कहते हैं डिसबैलेंस ही क्रिएट होगी ना। बिल्कुल कथक सीखना मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, पेशेंस पेशेंस रिक्वायर्ड है, होना, और आजकल पेशेंस, पेशेंस हाँ, पेरेंट्स पे नहीं है, बच्चे पेशेंस के पास चाहिए कहाँ से चाहिए। आएगा? हाँ, बिल्कुल इंस्टेंट चाहिए सबको, आजकल मैगी की तरह हर चीज फटाफट बन जाए। तो ऐसे लोग डांस, ये कथक नहीं सीख सकते नहीं हैं। सीख सकते, क्योंकि और मैम सचमुच बॉलीवुड में जो, आप 4 गाने सीख लेंगे 1 महीने में, हाँ, बट कथक में आप नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते, यही सारे इसमें चलते रहते हैं। क्योंकि एक टेक्निकल ही चीजें हैं, वो मैं तो एक चीज में 10 चीजें सिखा दूं, बट बच्चे को तो एक चीज को प्रैक्टिस करने में, उसको एक ए बनाने में पेपर पे कितना टाइम लगता है, हाँ, ये टाइम बच्चे पे लगता है, डिपेंड करता है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, बच्चे 1 महीने में सीख जाते हैं, कुछ 4 महीने में, किसी को 1 साल में भी नहीं आता। बिल्कुल क्योंकि सही कहा। सबका लर्निंग प्रोसेस, सब बच्चों की अलग माइंड अलग, की एबिलिटी, सबका उनकी अलग अलग होता कैपेबिलिटी है। डिफरेंट होती है। प्लस इसमें मैम हम बच्चे को ना कंपैरिजन भी नहीं कर सकते।
मैं पेरेंट्स को ये चीज़ बोलती हूँ कि मैम देखिए, आपका बच्चा अलग है, दूसरे का बच्चा अलग है। अगर आप ये सोचेंगे कि उसने कर लिया, तो मेरा बच्चा भी कर ले, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा 1 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, और अगर हम ज़बरदस्ती ओवर फीड कर देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? वही चीज़ डांस के साथ है। आई कांट ओवर फीड। आप बच्चे को स्ट्रेस फ्री होने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए मेरे पास भेज रहे हो, और मैं उस प्रेशर डालूँ, नहीं बेटा आज ही करके आना, वरना कल मैं क्लास में डाँट लगाऊँगी। तो बच्चा मेरे पास आने से डरेगा। उसके माइंड में प्रेशर होगा कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है। सो लेट इट बी, उसको फ्री छोड़ दो कि बेटा फ्री योरसेल्फ, जितना आए, जैसे आए उतना करो, स्लो करो बट स्टेडी रहो। आगे आके आपको समझ में आना चाहिए, और उस चीज को समझो, इंजॉय करो, ना कि उससे फियर क्रिएट करो। किस किस उम्र के बच्चे आते हैं आपके पास सीखने के लिए? मैम मिनिमम 3 इयर्स की एज है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मतलब लेडीज भी मैक्सिमम आती हैं, मैक्सिमम किस एज आंटीज के? भी मेरी एज आती हैं। वाले भी कोई आए हैं आपके पास? हम आए हैं, आंटीज भी आती हैं। अच्छा, आंटीज जो भी कुछ आती है। ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब मेरी बेटी की भी शादी होगी, अब मैं फ्री हूँ, तो नाउ आई आई हैव माय ओन टाइम, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको चैनलाइज करूँ। तो बहुत मैम हर अच्छी एज के आते हैं, हाँ। तो ये कई बार बहुत अच्छी पूछते हैं कि मैम हमें शर्म आ रही है, मैंने कहा देखो आप मेरे से वो मत करो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज के बहुत से लोगों को लगता है कि मैम आप जैसा क्यों नहीं हो पा रहा। मैंने कहा हाँ। देखिए, आप मुझे देखो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए, आप हम्म। स्टेप्स देखो। अगर आप मेरे से कंपैरिजन करोगे, तो वो कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मतलब मैंने इतने साल उस चीज को दिए हैं, और आप अभी जस्ट आए हो। तो आप ये बिल्कुल देखो कि आप जब आए हो तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप अपने लेवल को बढ़ाओ। आप किसी और से मत देखो कि दूसरा कैसे कर रहा है। जिस दिन बिल्कुल ये सही। खत्म हो जाएगा, तो आप अपने आप को देखो। हम मिरर्स क्यों लगाते हैं? वॉच योरसेल्फ, कि आप अपनी किस पोजीशन पे आए थे, और आज आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, और कल आप कहाँ करोगे। तो बिल्कुल। हमेशा अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चे भी करते हैं एज आपस में। एज एज का भी फर्क तो पड़ता होगा अंशु जी। मैम जब छोटे फर्क बच्चे ये की पड़ता लर्निंग है। थोड़ी अच्छी होती है और जैसे जैसे एज बढ़ जाती है उस तरह से ग्रेस्पिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैम मुझे इसमें ना लगता है कि 2 छोटे चीजें बच्चे। चलती हैं, वाइस वर्सा। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनकी बॉडी लाइक गीली मिट्टी। तो जैसे गीली मिट्टी मेरे को दे दी गई है, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग उसको एक शेप में, एक सांचे में मतलब ढाल सकती हूँ, तो वहां पे मेरे पास बाउंडेशन नहीं है। बट सेम, जब मेरे पास एक बड़ा बच्चा आता है, 40 साल की लेडी आएगी या 60 इयर्स की कोई आंटी आएंगी, तो उस टाइम पे मेरे पास क्या होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी तो बहुत अच्छी है। वो एक दिन में पूरा श्लोक भी लर्न कर सकती हैं, एक दिन में एक गाना भी याद कर सकती हैं। बट उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी वो नहीं होती है, उनके मतलब दे कम हैव होगा। सम जॉइंट इश्यूज आल्सो। तो क्या हम्म। होता है कि एक ही चीज को सिखाने का मेरा तरीका फिर अलग अलग हो जाता है। हम्म। कि बच्चे को सिखाऊंगी तो मैं उसकी स्पीड, या उस चीज का कहते हैं ना कि बच्चे स्टेप्स, ताकि बच्चा मुड़ भी पाए, बैठ भी पाए, उठ भी पाए। बट जब उनको करवाऊंगी, तब मैं बैठने उठने के मूवमेंट्स नहीं कराऊंगी, ताकि वो एक जगह मतलब खड़े होके कम से कम मतलब बॉडी को एक्सर्ट किए हुए हाथों से वो कितने मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, इसका एक तरीका बन गया है कि जो एज होगी, कहते हैं ना, वही वाली बात है कि सामने वाले की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करना है। कि जी। उसकी प्लस उससे पहले उसकी एबिलिटी चेक वो तो हो ही जाता है। जब मेरे पास आ रहा है, तो वो मेरे लिए एक एक बार की बात है कि हाँ, ये छोटा बच्चा है, इसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उस तरीके से मैं करवाती हूँ। बहुत कि अच्छा। बच्चों को सीखने में टाइम लग समझने में टाइम लगता है, वो समझने में टाइम लेते हैं, बॉडी से कर लेते हैं। बिल्कुल। और कथक के माध्यम से, हाँ, आप पानी पी सकती हैं, लगातार बोल रही हैं, आपका गला सूख रहा है, अगर आप पानी पीना चाहें तो पी सकती हैं। तो कथक के माध्यम से हमारा शारीरिक मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और नेचुरली शरीर जितना ही मूव करेगा उतना ही फिट रहेगा। और कथक तो एक ऐसा नृत्य है कि उसमें हर बॉडी के पार्ट का यूज होता है और बॉडी पार्ट बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहती है, जैसे ग्रीसिंग होती रहती है बॉडी की, और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन डांस के साथ शरीर के साथ साथ मन को भी ये नृत्य बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्योर करता है, बहुत ज्यादा फ्रेश करता है। तो किस तरह से, क्या ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में भी किसी तरह से मदद करता है हमारा ये कथक? कथक सीखने से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, या जो आंटीज जैसा आपने बताया आती हैं, वो जब कुछ सीख लेती उस उम्र में, तो उनको भी लगता होगा एक उनकी, हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ नया कर सकती हूँ। तो क्या इसके माध्यम से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है लोगों का? यस मैम, डेफिनेटली बढ़ता है। आप देखिए, जब कोई है तो वो अपनी सबसे पहली चीज़ क्या होता है मैम, अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं। फीमेल, पहले मैं फीमेल्स की बात करती हूँ। तो क्या होता है, वो अपनी वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो मेरे पास आते हैं, तो वो हमें मुझे बोलते हैं क्या मैं मोटी हूँ, मैं डांस कर पाऊंगी, या मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। तो मैं उनको ये चीज़ समझाती हूँ
कि आप चाहते हो दूसरे आपको एक्सेप्ट करें। फर्स्ट आपको खुद को एक्सेप्ट करना है कि आप जैसे हो, आप मिरर में के सामने खड़े हो, टॉक टू योरसेल्फ और आप खुद को बोलो दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट डांसर। तो जब आप खुद को आप वैलिडेशन नहीं दोगे तो दूसरे आपको क्यों देंगे? ठीक बिल्कुल है, तो सही। फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपको डांस नहीं आता है इसलिए आप मेरे पास आए हो। अगर आपको डांस आता होता तो आप मेरे पास क्यों आते? सबसे पहली चीज, आप मेरे पास आए ही कुछ सीखने के लिए ना। जब सीखने हम जाते हैं तो हमें हेजिटेशन नहीं करनी होती है, हमें सीखना है। तो सीखने के टाइम पे आपको एक्सेप्ट करना है और सीखना है। फिर वो चीजें जो करती हैं कि आपको खड़े कैसे होना है, तो कई बार क्या होता है, उनके खड़े होने का पोस्चर ही गलत होता है मैम। पर्सनैलिटी गड़बड़ क्यों होती है? आप खड़े कैसे हैं, आप बैठे कैसे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस होता है। अगर मान लीजिए कोई चल रहा है, चलते टाइम उसके शोल्डर्स डाउन है, तो वो कॉन्फिडेंट कभी नहीं होगा, ना दूसरे उसकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव फील करेंगे। जब एक स्ट्रेट खड़ा हुआ इंसान होगा कि उसकी पूरी बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है, उसकी बैकबोन स्ट्रेट है, तब यू विल फाइंड कि हाँ इसकी एक पर्सनैलिटी है। कई बार इतनी हेल्दी होते नहीं है बट वो टेढ़े खड़े होते हैं तो उनका टमी बाहर दिखता है, कई बार बैक में उनके इश्यूज हो जाते हैं। तो उनको ये चीजें पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को सही करना है। हम चेंज किसी चीज को नहीं करते, जो हमें कहते हैं रंग रूप शरीर जो भगवान का दिया वो दीवी नेमत है, हम उसको बदल नहीं सकते। पर कहते हैं ना, अ डांसर इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल। आप किसी भी डांसर को मैम उठा के देख लीजिए, उसका कलर चाहे वो काला है, चाहे वो मोटा है, चाहे वो गोरा है, when he or she performs, nobody looks by him or her by the कहते हैं ना फिजिकल फेस फिजिकली जज नहीं फेस करते। फेशियल हाँ, एक्सप्रेशन से फेशियल, उससे कोई जज नहीं करता। क्योंकि उसका डांस इतना खूबसूरत होता है कि लोग उसके हाथ देखते रह जाते हैं कि उसकी आंखें कहाँ जा रही हैं, मतलब कोई उसकी बॉडी पे नहीं कमेंट करता। तो डांसर खूबसूरत नहीं होता, उसका डांस खूबसूरत डांस होता है। खूबसूरत तो होता है। आप अपने कैसा भी आपके पास भगवान का दिया हुआ जो भी है उसको पहले तो खुद एक्सेप्ट करो, फिर आप उसको ग्रूम करके ऑडियंस के सामने जब प्रेजेंट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली फिर उनको जो वो प्यार मिलता है, उनको वैलिडेशन मिल जाता है कि हमने जो परफॉर्म किया लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आजकल मैम सारी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस की है। हर कोई बिल्कुल। दूसरे से एक्सेप्टेंस चाहता है, खुद को हाँ, नहीं अपने करना चाहता। अपने आप को नहीं तो ग्रूम करना डांस आपको ये चाहते। हाँ, सिखाता है कि सबसे पहले आपकी बॉडी इज योर टेम्पल, नोबडी विल स्टैंड विथ यू। आप अपने साथ खड़े हो ना, आपकी बॉडी आपके साथ खड़ी है। आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप विथ योर आत्मा, देन विथ परमात्मा। ये सारे बाकी के रिश्ते भी है ना, वो सिर्फ बॉडी से जुड़े हुए हैं। आपको देखिए, जब हम जन्म लेते तब बॉडी के रिलेशंस बनते हैं, इसकी बेटी, इसका इसके इसका भाई, इसकी बहन, इसकी वाइफ। और जब हम बॉडी छोड़ देते हैं तो नथिंग इज लेफ्ट, सब फिर कुछ वो खत्म बॉडी हो। ही हो जाती है ना, तब कोई नाम से भी बुलाता है। तो ये चीज सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के साथ रिलेशनशिप आपको बिल्डअप करना है कि हमें अपने आप से प्यार करना है, तब दूसरे आपसे प्यार करेंगे। और बिल्कुल। अपनी बॉडी को कहते हैं ना कि वो गार्बेज का बॉक्स मत बनाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी डाल दो, फील लाइक अ टेम्पल। तो जब आप अपनी बॉडी को एज ए टेम्पल आप फील करोगे, तब तो आप उसको अच्छा रख के, साफ रख के, और उसको कहते हैं ना कि उसकी पूजा कर पाओगे। बिल्कुल, तो बहुत ये बहुत अच्छी बात। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से अपने आप को लेता है। हम्म, बहुत बहुत अच्छी बात की अंशु जी आपने। मैंने कहीं एक श्लोक पढ़ा था अंशु जी, यतो हस्त स्थितो दृष्टिः, यतो दृष्टि स्थितो मनः, यतो मन स्थितो भावः, यतो भाव स्थितो रसः। इसका मैम ये कथक से वही क्या? श्लोक है जो मैंने आपको भाव के टाइम पे जब आपने प्रश्न किया था, मैंने आपको जवाब दिया था ना, कि इसका मतलब वही है कि ये तो हस्त, तो जहाँ पे हमारे हाथ जाते हैं, तो जब मेरे हाथ गए, अगर मैं ऐसे डांस कर रही हूँ, मेरा फेस यहाँ है, मेरे हाथ यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो लगेगा कि एक रोबोट हिल रहा है। जी। ठीक है, बट उसी तरफ अगर मैं अगर उधर देख लूंगी, अगर जहां मेरा हाथ गया वहां मेरी दृष्टि जाएगी, हम्म, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन कनेक्ट होगा। हम्म, ठीक है, तो हस्त मतलब हमारे हाथ, जहां हमारे मूवमेंट्स, हमारे हाथ जाते हैं, वहां पे हमारी दृष्टि जाएगी। दृष्टि जहां जानी दृष्टि चाहिए। जाएगी ऑटोमेटिकली मैं उसको फील करूंगी, मेरा मन जाएगा वहां पे। हम्म, क्योंकि हमारी आंखें ही हमारे मन है ना। हम सबसे पहले किसी देखते हैं, मन में आता है अरे ये कितना सुंदर है, अरे ये अच्छा नहीं है, अरे ये चाहिए मुझे, तो वो मन ललचाता है। तो वही बिल्कुल। चीज है कि जब हमारे हाथ गए वहां पे हमारी दृष्टि गई, जब दृष्टि वहां पहुंची तो मन गया। तो जब मन गया तो हमारे मन में अच्छे बुरे, खुशी के, दुख के बहुत सारे भाव क्रिएट होते हैं। तो जो वो हमारे अंदर जो भाव क्रिएट होते हैं,
जब इन सबका आपस में एक समावेश बनता है, तब ऑडियंस के मन में वो रस क्रिएट होता है। जी, बिल्कुल सही बात कहा, बहुत अच्छा इसका आपने अर्थ बताया। अगर कोई इंसान बहुत दुखी है, परेशान है, तो क्या वो अपनी परेशानी, अपने तनाव को कम करने के लिए डांस को माध्यम बना सकता है? डांस के माध्यम मैम से श्योरली, आराम से। वो आप ये अपने सोचिए कि हर खत्म कर इंसान की सकता है। लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। कुछ लोगों के पास ना कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है कि मैं किससे शेयर करूँ। तो क्या होता है कि नृत्य एक ऐसा माध्यम है कि जस्ट टू कहते हैं ना, आप क्या वर्ड यूज़ करूँगी कि हम वेंट आउट करते हैं। व्हेन व्हाइल डांसिंग, मान लीजिए अगर कोई स्ट्रेस है, तो जब आप डांस करेंगे ना, तो डांस करते करते आपकी शुरुआत स्ट्रेस में होगी। फॉर एग्जांपल आप राउंड्स ले रहे हो, आप घूमना शुरू करें, आपके मन में दुख है, आपके मन में बहुत सारा सौरो है, सब चीजें चल रही हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, पर जब आप घूमते 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 क्या होता है, वो ऐसे जैसे कहते हैं ना, ऐसे निकलते जाते हैं। तो वो राउंड्स के साथ साथ वो आपसे दूर होते जाते हैं, और ऑटोमेटिकली कैसा टाइम आता है, या तो आप उसको रो, आपके खुद के आंखों से आंसू निकल जाएंगे, या वो सब कुछ जो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा बैगेज होता है विच यू आर कैरिंग, जो आप नहीं करना चाहते, बिकॉज नोबडी वांट्स कि वो दुख, वो प्रेशर, वो पेन अपने पास आए, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस आते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। बट वाइल डूइंग डांस, तो आपका कंसंट्रेशन आपके मूवमेंट्स पे जाता है। आप एक बार टेढ़ा घूमोगे, एक बार आप ऐसे डांस करोगे, बट जब शीशे सामने है, तो खुद को कोई भी ना ऐसे देखना ही नहीं चाहता। वो ऑटोमेटिक चाहेगा कि मेरे हाथ सीधे दिखे, मेरी बॉडी स्ट्रेट दिखे। तो वो करेक्शन पे आते जाते ना, वो खुद को करेक्ट करते जाते। तो वो करेक्शन सिर्फ बॉडी का नहीं होता, इनिशियल स्टेज पे बॉडी से स्टार्ट होता है, बट वो फिर करते करते वो उनके मन में वो भाव आते, वो करते करते जो एक्स्ट्रा नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। आपने सुना होगा आज की डेट में बच्चे बात करते हैं, मैम मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। मैंने कहा बेटा क्या टेंशन है, बताना मुझे। छोटे छोटे क्लास 5 के, क्लास 2 के बच्चे, दे डोंट नो एग्जैक्टली मीनिंग। मैंने कहा मुझे बताना बेटा क्या क्या मीनिंग है टेंशन का, डिप्रेशन का मीनिंग बताओ, चलो आज हम डिप्रेशन पे बात करते हैं। तो दे हैव नथिंग टू से, उनको मीनिंग भी नहीं पता। मालूम ही नहीं। डिप्रेशन हो रहा है, क्यों डिप्रेशन वर्ड सुन लिया घर में, हमने कभी नहीं सुने थे। मतलब सुख है, दुख है घर में, मतलब सम टाइम मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ भी है, बट कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। आपको मैंने शेयर भी कैसे, मेरी तबीयत खराब है मैम, मैं वॉमिट कर रही हूँ लिटरली, परफॉर्मेंस से पहले इतना पेन हो रहा है, खास खास के पूरी चेस्ट में कंजेशन हुआ हुआ है, बट जब हम स्टेज पे है ना, तो वो सारे हम इमोशंस को कंट्रोल करके एक तीसरा इमोशन क्रिएट करते हैं। यही नृत्य होता है, कहते हैं ना अपने अंदर की सारी भावना, और वो हम दबाते नहीं है मैम। लोगों को लगता है कि दबा के हम वो एक्टिंग कर रहे हैं, मैम एक्टिंग नहीं है। वो क्या होता है, नृत्य का एक भाव भी ऐसा, मतलब प्योर कह सकते हैं ना कि डिवाइन है, कि जब वो आपके अंदर नाचता है ना, तो वो किसी और थॉट्स को, किसी और निगेटिविटी को आपके अंदर नाचने ही नहीं देता। वो एक एक को बिल्कुल। उखाड़ के, कहते हैं ना, निकाल के फेंक देता है। तो वो आपको एक अलग ही डिविनिटी फील होती है, और ये जो करता है मैम, वो कहता है ना कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, मैं आपको महसूस करवा नहीं सकती, सिर्फ बिल्कुल, बता बिल्कुल सकती मैम। हूँ। मैम इट्स आप ब्यूटीफुल, इट्स मेस्मराइजिंग। हाँ, आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि आप कितना उसमें डूब चुकी हैं। कथक जो है आपके रग रग में समाया हुआ है, आपके मैम अंग आई अंग कांट में। इवन थिंक माय लाइफ बियो, मतलब इसके वो बिना तो मैं आपकी सोच भी नहीं बातों से सकती। बिल्कुल साफ-साफ समझ में आ रहा है कि कितना आप कितनी ज़्यादा उसके प्रति डिवोटेड हैं, कितनी समर्पित हैं और किस तरह से वो आपके अंदर समा चुका है। ये क्योंकि आपकी मैम पता है बातों क्या हुआ, एक टाइम ऐसा रहा, मतलब मैंने उसको छोड़ने की बहुत कोशिश करी। हमारे 10th के टाइम पे, अब पढ़ाई कर लो, अब बिल्कुल मत क्लासेस करो। 12th के टाइम पे कुछ चीजें मैम कहते हैं ना हम चुनते हैं, बट कुछ चीजें, मतलब ये मैं अब जाके इस मतलब एज पे हूँ कि मतलब आई कैन फील। तो अब मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीजें हम चुनते हैं, कुछ चीजें हमें चुनती हैं। हम नहीं चुनते हैं, तो बिल्कुल। मतलब मैं ये आपको ये क्लियरली बोलूंगी कि ये डांस मैंने नहीं चुना था। इनिशियली मेरी मम्मा ने मुझे डांस क्लास भेजा था, हुँ, उनकी हुँ। वजह से गई थी। बीच में कई बार मूड स्विंग हुआ कि नहीं मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, कि ऐसा सबका ही होता है हुँ, कि हुँ, इसमें हुँ। नथिंग इज मतलब डिफरेंट, नॉर्मल है। बट इसने मुझे इस तरीके से, मतलब मैंने उसको इतना दिया होगा ना, तो उसने मुझे इतना कुछ दिया है लाइफ में, मतलब जीने का एक नजरिया, हर सिचुएशन से लड़ने का, हर सिचुएशन में स्टैंड करने का। मतलब लॉकडाउन आया मैम, सच बता रही हूँ, मतलब हर टाइम फेज, हम मतलब सोचा नहीं था कि मैं ऑनलाइन डांस सिखाऊंगी। हुँ, वो हुँ। ऑनलाइन का फेज आना, तो मतलब एक डांस ने, मैंने डांस सिर्फ थोड़े बहुत टाइम कुछ सीखा, हाँ। बट वो डांस मुझे हर लाइफ के हर फेज पे एक लेसन देता जा रहा है, स्टिल हुँ। लर्निंग।
वो कभी आपने खत्म डांस नहीं सीखा होता। और डांस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। ये यस। सही है, बिल्कुल सही है आपने। और तन और मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए क्या डेली डांस करना जरूरी है? अगर आप मैम देखिए, कथक कर रही हैं तो प्रैक्टिस क्या आप डेली करती थी, या जो मान लीजिए किसी के अंदर स्ट्रेस है, किसी तरह से वो परेशान है, एक दिन वो डांस करता है, उसको अच्छा लगता है, तो क्या वो डांस अगर छोड़ देगा दूसरे दिन तो फिर वो वापस उसी फेज में चला जाएगा? कंटिन्यू रहना जरूरी है, मैम या जो कंटिन्यू कथक सीखना ज़रूरी भी है, हाँ डेली कंटिन्यूअस। जरूरी है? हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए मैम, कोई भी चीज़ आप शुरुआत करेंगे तो वो आप साधना पड़ता है ना हर चीज़ को। कोई भी चीज़, अगर हम रोटी भी बनाते हैं मैम, तो एक बार में किसी की भी रोटी गोल नहीं बनती। जब वो 10 रोटी बनाएगा, 20 बनाए, किसी की 100 रोटी के बाद जाके वो प्रॉपर शेप में जो आता है। तो वही चीज़ है कि हमें कोई भी लर्निंग प्रोसेस, चाहे वो डांस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सही तरीका पता हो, बट कहते हैं ना, प्रैक्टिस भी अंडर करेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए। कई बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ आपकी बॉडी में फिक्स हो जाएगी। फिर उस गलत चीज़ को कई बार मतलब हटा के फिर से नई चीज़ सिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि वो आपके एक डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है। जो मेरा डेली रूटीन रहता है मॉर्निंग टू इवनिंग का, समटाइम्स जून में स्कूल ऑफ होता है, तो वो हम कितना भी कर लें, मैं अपने बाकी ईयर्स, मतलब कहते हैं बाकी साल का कंपैरिजन नहीं कर पाती। तो आप विश्वास करेंगे, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मैं बाकी पूरे साल मंथ्स में करते करती हूँ। हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह से जो रूटीन स्टार्ट थोड़ा जून में होता है, हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी रिलेटिव्स के घर होते हैं, तो समटाइम्स मैम वो चीज़ें छूट जाती हैं। अब मैं कि 10 दिन के लिए कहीं गई हूँ, तो मैं वहाँ पे डांस घुंघरू बाँध के थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर हाँ, दूँगी। ना वहाँ मेरे पास बच्चे आएँगे सीखने के लिए, ना मैं स्कूल जा रही हूँ, तो वो छूटता है 10 दिन के। तो वो 10 दिन मैम ऐसे होते हैं कि खा लिया, पी लिया, अब नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि बॉडी की वो प्रैक्टिस है कि उसको इतने घंटे डांस ही करना है, इतने घंटे वो स्ट्रेस फ्री रहना है, इतना वो इमोशंस, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वो टाइम थोड़ा-सा मैम रहता है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस आपकी बॉडी को उसकी हैबिट करवा देती है। और जब आपको बॉडी को वो चीज़ नहीं मिले, कहते हैं ना, मतलब फॉर मी डांस इज़ फूड फॉर माय सोल। तो मैंने रोटी तो खा ली, बट मैंने डांस नहीं किया, तो मुझे फिर वो मेरा मतलब मेरे अंदर से मैं खाली हूँ, मुझे वो भूख लग रही है, तो मैं सो नहीं पाती उसके चक्कर में। ये मेरे साथ होता है, तो ऑब्वियसली और लोगों के साथ भी होता होगा जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, कथक ताल पे होता है, कौन जी। कौन से ताल इसमें, क्या सभी जितने ताल हैं संगीत में वो सारे ताल का प्रयोग होता है मैम इसमें? तालें हमारी सेम होती हैं। आप अगर हम्म, म्यूज़िक की बात करें, तो चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो। गायन, हम्म, वादन, नृत्य, इन तीनों का समावेश बन के आपका म्यूज़िक बनता है, संगीत हम्म, बनता है। तो हम्म, संगीत में आपके तीनों फैक्टर्स के अंदर आपके ताल होती ताल है। रहेंगे तो रहेंगे। ताल क्या होता है कि आपको एक लयबद्ध तरीके से आपको प्रस्तुतिकरण देना होता है अपना। तो एक स्मॉल-स्मॉल सर्कल्स होते हैं। तो वो सर्कल्स क्या होते हैं, वो काउंट्स होते हैं आपके पास। कोई 10 मात्रा की ताल हो गई, कोई 12 मात्रा की, कोई 14 मात्रा की, कोई 15 की, कोई 16 की। तो वो आपको चीज़ें जो भी आपको, जैसे फॉर एक एक सर्कल चल रहा है क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो वो 12 मात्रा की अगर है, तो आपको वो चीज़ आपको 1 से शुरू करके आपको 12 पे खत्म नहीं करनी। क्योंकि अगर आप देखिए, आप 1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो वो आपको 1 से स्टार्ट करके 1 पर ही एंड होगा। तब वो आपका एक सर्कल कंप्लीट होगा। वरना क्या होता है, अगर आपने सर्कल स्टार्ट 1 से किया और एंड 12 पे किया, तो बीच में 1 का गैप आ गया, तो वो पूरा आपका 1 टू 10 का या 1 टू 12 का, जिस भी ताल को आप परफॉर्म कर, फॉर एग्जांपल ताल 3 ताल है, ताल 3 ताल 16 मात्रा की होती है, तो उसका सर्कल 16 मात्रा का ही रहेगा। आप 1 से 16 तक गिनेंगे, 16 के बाद आप 17 पे नहीं जाएंगे, फिर आप 1 पे आ जाएंगे। तो आपको एक बाउंडेशन दी जाती है कि आप कोई भी कवित्त कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल पीसेस होते हैं कथक के अंदर, तो वो पीस आपको 1 से शुरू करके 1 के बाउंडेशन में ही खत्म करना है। और मैम उसमें मैथ्स टोटल चलता है आपका, कहते हैं ना, माइनर 1 सेकंड भी आप मिस नहीं कर सकते। क्योंकि गाने वाले ने जो आपको, सॉरी, जो बोल रहा है, पढ़ंत कर रहा है, और जो बजा रहा है, और जो कर रहा है, ये 3 हो गए आपके। और कहते हैं कथक ले लीजिए या शास्त्रीय नृत्य, आप किसी भी शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, तो दे आर डिपेंडेंट्स, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमें हमेशा हमें संगतकार की ज़रूरत थी, है और आगे भी रहेगी।
क्योंकि वी आर डिपेंडेंट, हमको तबले वाले पर्सन बजाएंगे तब हम उस पे डांस करेंगे, बोलने वाले गाने वाले गाएंगे, हारमोनियम पे लहरा देंगे तब वो हमको लय मिलेगी। तो हम, और प्लस ये हम लय के साथ खेलते हैं एक तरीके से, क्योंकि म्यूजिक प्ले हुआ तो वो गाना फिक्स है, वो 3 मिनट में बज के बंद हो जाएगा। बट जो हमारा अनफिक्स्ड होता है तो वो हम फिक्स करते हैं। मैं ताल बनाती हूँ कि मुझे इस स्पीड की ताल बनानी है, मेरी ताल के अनुसार तबले वाले स्टार्ट करते हैं, तबले वाले के अनुसार अपने हारमोनियम वाले स्टार्ट करते हैं। उन तीनों संगतकार के साथ मिलकर एक समावेश होता है। और अगर उन तीनों में से एक का भी तालमेल छूट जाए, 1 सेकंड के लिए एक को भी अगर खांसी आ गई या कुछ एक मिस बीट हो गई, तो जरा मैम भी वो गड़बड़ हो तो पूरा पीस बिगड़ गया। डिस्टर्ब वी हो कांट जाता है। ब्लेम कि आपने गलत किया या आपने गलत किया, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। हम बिल्कुल। चारों को एक साथ एक ताल में ताल मिला के काम करना है, वरना फिर वही बेताला, एक की भी बेताल। मिस हो गई तो वो मिस हो गया। तो तो जब इसलिए बच्चे उसका आते हैं, कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई रखना पड़ता है, क्योंकि कान आपको वहां रखने, नजरें आपको मूवमेंट्स पे रखनी है, दिमाग आपको स्टेप्स पे अपने रखना है। तो ऊपर मतलब एट रखना ए टाइम है, आपकी बॉडी कितनी जगह डिवाइड हो गई, सारे कंसंट्रेशन सेंसेस इसलिए तो साथ में कहते काम हैं बन करते हैं। जाए। हाँ। जब आते हैं बच्चे आपके पास कथक सीखने, तो आप कहाँ से शुरुआत करती हैं? पहले उन्हें ताल सिखाती हैं, ताल लर्न करने को देती हैं, या उनके बॉडी मूवमेंट, स्ट्रेट खड़ा होना, मूव करना, क्या सिखाना शुरू करती हैं पहले? मैम सबसे पहले तो मैम डिपेंड ऑन एज, जैसे कुछ बच्चे पहले से सीखे हुए आते हैं तो मैं उनको पहले इनिशियली करवा के देख लेती हूँ कि बेटा आपको कहाँ क्या कितना कितना आता है। सीखा? तो अकॉर्डिंग टू माय लेवल, अगर मान लीजिए मुझे उनका बॉडी पोस्चर या मुद्रा पसंद नहीं है, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले इनका स्टैंडिंग पोस्चर्स ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हाउ टू स्टैंड, आपके स्टैंडिंग पोस्चर्स हो गए, आपके जेस्चर्स हो गए, तब आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको उठना, बैठना, रुकना, चलना, आपको वो सिखाया जाता है कि उस टाइम पे आपकी बॉडी कैसी रहेगी, आपकी नज़रें कहाँ रहेगी, आपके हाथ कितने उठेंगे। जब बच्चे वो चीज़ें कर लेते हैं, फिर उनकी हेड टू टू एक्सरसाइजेज होती है। तो वो एक्सरसाइजेज आप कह लीजिए, मैंने बताया ना आपको, जैसे आँखों की, तो वो आँखों की दृष्टि भेद हो गई, गर्दन के ग्रीवा भेद हो गए, आपके छोटे-छोटे अंग, प्रत्यंग, कटाक्ष, वो सारे छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं। आपको पैर कैसे रखने हैं, पैरों का क्या शेप होना चाहिए, आपकी नीज स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी बैकबोन कैसी होनी चाहिए, आपका टमी अंदर फिक्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करवाने के बाद बच्चों को हाथों की मुद्राएं सिखाई जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना मैम, मैं अगर मान लीजिए एक टाइम पे 10 बच्चों को सिखा रही हूँ, ठीक है, तो मैं 10 बच्चे की उंगलियां पकड़ के ऐसे और ऐसे जाके इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं उनको मुद्राएं पहले सिखा देती हूँ। जैसे मैंने अगर इस सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को बोला बेटा सब लोग शिवलिंग बना लो, तो बच्चे एक बार में ऐसे हाथ कर लेंगे। वो लैंग्वेज सब बच्चों को पता होती है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि एक फिंगर नंबर 1 बैंड करो, फिंगर नंबर 2 बैंड करो। तो उनको बिठा के आराम से पूरी मुद्राएं सिखाई जाती हैं, और वो ये मुद्राएं मैम सारे शास्त्रीय नृत्य की सेम होती है। ओके। एक आपकी होती है जो सिंगल, मतलब एक हाथ से बनाई जाती हैं, एक होती है जो दोनों हाथों के समावेश से बनती हैं। तो ये दोनों मुद्राओं के पूरे काउंट्स बच्चों को सिखा दिए जाते हैं, और वो बच्चे पूरी मुद्राएं याद कर लेते हैं। उसके बाद जब हम सिखाते हैं तो मैं उनको लैंग्वेज यूज करती हूँ कि बेटा अब आपको मुकुट बनाना है, तब आप ऐसे वाली ये अराल मुद्रा बना लो, उत्पत्ति बना लो। तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो मुद्रा बना के खड़े हो जाते हैं। एक एक बच्चे का हमें हाथ करेक्ट करना ही नहीं पड़ता। प्लस मैम मिरर कंपलसरी होता है, क्योंकि इन फ्रंट जब आप मिरर के सामने खड़े, तो एक एक बच्चा अपने आप को खुद करेक्ट करता है। देखता है। मैं यहाँ पे कर दूंगी 1 घंटे की क्लास में, बट घर जाने के बाद तो उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि बेटा व्हेनेवर यू डू प्रैक्टिस, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो दैट आप खुद को करेक्ट कर सकते, क्योंकि हर बच्चे साथ में घर पे तो नहीं जा सकती। तो उनको वही चीज समझाती हूँ कि बेटा अपने आप को देखो, और अपने एंगल्स, हाथों की प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, आपके डायगनल्स, आपके एंगल्स, ये सब चीजें सीख जाते हैं बच्चे कि फ्रंट क्या है, बैक क्या है, कॉर्नर्स क्या है। तो वो जब एंगल्स की लैंग्वेज बच्चे सीख जाते हैं, तब हम उनको आगे चीज सिखाते हैं, क्योंकि उसमें उनको बताते हैं कि बेटा राइट फ्रंट लो, राइट बैक लो। तो उनको वो लैंग्वेज मेरी पता होती है कि मैम क्या बोल रही हैं और हमें क्या करना है। जी, बहुत अच्छा। और अब हमारे कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है, तो आप चूंकि कथक की पारंगत हैं, कथक के बारे में इतना अच्छा आपने बताया, और हमारा जो आज का टॉपिक है कि ये डांस के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्तर को अच्छा बना सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, तन और मन को स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप एज ए डांसर अपने हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी
कि वो डांस को अपने जीवन में किस तरह अपनाएं, कितना अपनाएं और अपने शरीर को, अपने मन को, दोनों को स्वस्थ रख सकें। एक संदेश सा मैं चाहूंगी कि आप दीजिए कि लोग अपने जीवन में डांस को निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी करती हूँ, मैंने भी इस चीज को आजमाया है कि जब कभी कोई स्ट्रेस होता है तो अगर थोड़ी देर भी हम डांस कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है। तो एज ए डांसर आप अगर हमारे दर्शकों को ऐसा कुछ कहना बताना चाहेंगे कि डांस के माध्यम से वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को खत्म करें, फिजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म करें, मेंटल प्रॉब्लम को खत्म करें। मैं ये बोलना चाहूंगी दर्शकों को कि सबसे पहले ना आप किसी भी चीज को ना मतलब विलिंगली एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि किसी ने बोला कि आप ऐसा करो, जब तक आपके मन में वो इच्छा, कहते हैं ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो जब आप अपने मन से एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे डांस सीखना है, ये जरूरी नहीं है कि आप कथक सीखें या भरतनाट्यम सीखें, आपकी चॉइस है। आप पहले उसके लिए ना आप देखना स्टार्ट कीजिए। आपको आज की डेट में मैम यूट्यूब पे, क्योंकि कहते हैं आजकल लोगों को डिफरेंस नहीं पता है, तो यूट्यूब पे आप इजीली यू कैन फाइंड वीडियोस, तो आपको समझ में आएगा कि कथक क्या है, भरतनाट्यम क्या है, या वेस्टर्न बॉलीवुड क्या है। तो आप अपना एक डिसाइड, आपको कथक सीखना है अगर, तो कथक सीखने के लिए आपके अंदर वो पेशेंस, वो टाइम, आप किसी चीज को, कहते हैं मैम नॉलेज हैज नो एंड, प्लस आप किसी चीज के लिए कुछ देते हैं, एक किताब भी पढ़ते हैं ना मैम, तो वो वेस्ट नहीं जाता है, वो आपको बहुत सारी नॉलेज दे के जाती है। तो वैसे जब आप अगर कथक सीखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो आपको एक डिसिप्लिन में बांधता है। इंसान अगर टाइम का डिसिप्लिन नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है अपने कार्य के प्रति, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो पर्सनल काम हो, हर काम को अपनी प्रायोरिटी, कहते हैं ना कि हमें परफॉर्म करना है तो वो परफेक्टली होना चाहिए। तो वैसे ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में सो के उठने से लेके रात को सोने तक आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना परफेक्शन देखिए कि क्या मैं ये परफेक्टली कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जब आप खुद को जज, कहते हैं ना कि हम जब एक करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आती है माइंड की कि मैं अगर ये डांस कर रहा हूँ तो उसके पीछे मोटिव क्या है, और उस मोटिव को पाने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स डाले। मुझे ये टारगेट कि मुझे वेट लॉस करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए मुझे अपने विलिंगली 1 घंटा वो मैनिफेस्ट करना है कि मुझे वो डांस करना है, मेरा वेट कम होगा, और एक्सेप्ट करना है उस टाइम पे मैं कर पाऊंगा, इतना सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं करनी। आप हाथ पैर मार रहे हो, मारो, टेढ़े मार रहे हो, कैसे फेंक रहे हो, कुछ भी करो, बट उसको एक्सेप्ट करो, फील करके आई एम द बेस्ट, और खुश होकर करो, खुश होकर। जो भी करो नहीं आ रहा है नहीं आने दो, गलत करो, हाथ पैर मारो, कैसे भी पैर मारो, कैसे भी हाथ मारो। तो वो कहते हैं ना बच्चे भी जब ड्राइंग या कहते हैं डांस कर वो लिखना सीखते हैं तो पहले ऐसे पूरी पेज पे आपने देखा हुआ पेंसिल से पूरा भर देते हैं, पर वही कर करके कि अब यहाँ रुकना है, अब यहाँ जाना है। तो वैसे ही आप जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग कहीं से भी होती है, पर वो जब उसका अंत होता है ना वो हमेशा खूबसूरत होता है। बहुत अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग करके उसको आप एक बांध लीजिए कि मुझे ये डिसिप्लिन है मेरा, ये मेरा गोल है कि मुझे ये अचीव करना है। फिर उस गोल को पाने के लिए आप मछली की आंख कहते हैं ना, वो फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये करना ही करना है, ये टाइम मेरा डांस का है, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैम आपको पता है मैंने अगर डांस क्लासेस ले रही हूँ, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कितना वो किया होगा। अगर मुझे पता है कि मैं 3 बजे तक स्कूल में बाउंड हूँ, उसके बाद मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक यहाँ पर हूँ, तो कोई मेरे से मिलने भी आ नहीं सकता। उस टाइम पे पता है मैं क्लास ले रही हूँ, मैं कहीं कितने फंक्शन सोसाइटी में हो रहे हैं मैं अटेंड नहीं कर सकती, हर दिन कोई फंक्शन होता है, हर दिन कहीं जाना होता है। बट अगर मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, तो मतलब वही करना है। और कुछ पाने के लिए मैम कुछ तो खोना पड़ता है ना, कहते हैं नो गेन विदाउट टेकिंग एनी पेन। तो वो पेन भी आपको सफर करना पड़ता है, शादियां मिस करनी पड़ती है फैमिली में, क्योंकि मेरे बच्चों की एग्जाम है, उनकी परफॉर्मेंस है, स्कूल का प्रोग्राम है, तो वो मैम प्रायोरिटी तो आपको देना पड़ता है। बहुत बहुत सही है, बिल्कुल सही है। सीख लेंगे, आज हफ्ते कर लेते, 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, डांस क्लास का फॉर्म ही तो भरा है, एग्जाम तो मिल ही जाएगा, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। फिर ऐसे लोगों को मैम क्लासेस ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए जी बिल्कुल। बर्डन बना के या मजबूरी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आप किसी भी काम को वो करो, वरना छोड़ दो। हाँ, डिवोटेड होके करो तो ही हम किसी कला में पारंगत हो पाते हैं। और बहुत बहुत ही अच्छी बात कही बताई आपने आज अंशु जी। और मेरे दर्शकों को निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। और डांस का जीवन में 1 मिनट, डांस का जीवन में क्या महत्व है,
किस तरह से हम डांस के माध्यम से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं, ये लोगों ने सुना होगा और समझा होगा। और मैं पर्सनली भी इस बात को कहना चाहूंगी कि मैम डांस एक एक चीज़ और ऐसा। बताना चाहूँगी कि हाँ जी, डांस बिल्कुल। सीखने से ना एक तो इंसान ना उसके अंदर के ना भाव, जैसे मैंने बोला डांस डिपेंड ही है एक्सप्रेशन। अपने हम्म, मन की जो भावना है वो सामने वाले के सामने बताने में जो झिझकता है वो डांस के हम्म, थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है। चाहे वो हम्म, उसका एंगर है तो वो एंगर एक्सप्रेस तो करेगा इन द हम्म, स्टार्टिंग, बट वो एंगर से उसका डांस एंड नहीं होगा, क्योंकि पिंड वो नहीं हुआ। एंगर एक्सप्रेस करते करते ऑटोमेटिकली वो पीस पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? जी, क्योंकि वो एक लेवल तक उसका एंगर निकलेगा ना बाहर। जब वो निकल जाएगा, वेंट आउट हो जाएगा, तो फिर उसको ऑटोमेटिकली शांति मिलेगी। तो जब परफॉर्मर को शांति मिलेगी तो उसके अंदर का जो शांत भाव है वो ऑडियंस तक पहुंचेगा। तो बहुत डांस बहुत। मतलब अपने इमोशंस को वेंट आउट करने का। दुख है, आप हाँ, दुख में भी डांस करें ना तो वो रोते 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 जब वो दुख खाली हो जाएगा तो वो दुख की भावना ही खत्म हो जाएगी, तो वो भी शांति पे आ जाएगा। क्योंकि ऑल इन ऑल सबको शांति चाहिए एट इन शांति द चाहिए, एंड। बिल्कुल। हाँ, तो वो ऐसा आप कई हर बार एक्सप्रेशन के बाद आपको शांति की ही प्राप्ति होगी डांस करने के बाद। फिल्मों में भी बहुत बार देखा है कि दुख है या बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसके बाद देखा है कि हीरोइनें डांस करने लग जाती हैं और वो डांस करते अंदर से ना करते। फिर वो हाँ, खालीपन आ जाता है, वो कि आपके वो, अंदर की सारी एक्स्ट्रा हाँ, चीजें जब निकलेंगी तो आप निकल फील जाती है। यू फील रिलैक्स्ड। और डांस करने से मैम हैप्पी हार्मोन्स आपके एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव होते हैं। डिप्रेशन वाली फीलिंग्स ऑटोमेटिकली मैम खत्म हो जाती है। मुझे तो कभी याद ही नहीं कि मैंने कभी भी ये वर्ड यूज किया हो कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो मैं डांस करती हूँ। बच्चों के सामने डांस करती हूँ मैं, चाहे मेरे को कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, बच्चों के पास जाते ही वो स्माइल कर, क्योंकि डांस आपको मुस्कुरा खत्म के हो करना जाती है। है। तो हाँ, जब आप हाँ, मुस्कुराते हो चीजों को तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं और आज, प्लस आपको मैम कहते हैं ना एक बहुत अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है। आप दूसरों की मतलब मैंने फेस रीडिंग सीखी नहीं है, बट आई एम डूइंग फेस रीडिंग फ्रॉम ईयर्स। कि हम्म, सामने वाला प्रॉब्लम में है, सामने वाला खुश है, कुछ हुआ है बेटा, तो मेरे बच्चे आके एज अ मेरे पास काउंसलिंग लेते हैं कि मैम जो पेरेंट्स को नहीं बता पाते वो मुझे बताते। जो बच्चे 12th में जा रहे होते हैं वो आते हैं कि मैम अब कौन हमारा दुख दर्द समझेगा, आप ही थी। मैंने कहा तुमको हाँ, ऐसा कौन सा दुख है? कहते नहीं मैम, हम्म, बट आप ना हमें जज नहीं करते हो, हम आपके सामने अपनी हर फीलिंग्स शेयर कर लेते। याद तो कर मैम वो लेते हैं। ट्रस्ट है उनका मुझ पे। तो कहते हैं ना कि एक बहुत डांसर एक अच्छा इंसान बनना आपको बनाता है, कहीं न कहीं वो बिल्कुल बनाता है, क्योंकि आप लोगों के बनते हैं। सुख-दुख समझना आज की डेट में मैम हर इंसान के पास नहीं है। आप बिल्कुल समझ सही, बिल्कुल सकते सही हो बात है। डांस के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए। जी, तो बिल्कुल। उससे तो सब लाइफ के हमारे स्फेयर में आपको दर्शकों को, बेटरमेंट हाँ, होगी। आज निश्चित रूप से ये प्रेरणा मिलेगी कि वो डांस को चाहे किसी रूप में करें, जरूरी नहीं है कि सभी उसमें बिल्कुल निपुण हो जाएं। डांस को अपने घर में सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने आप अपने दुख और अपने परेशानियों को हटाने के लिए कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के बस थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि डांस जिसने सीखा नहीं है वो डांस ना कर सके। डांस तो मैम अपने आपने आप। मूवीज़ देखी थी ना एबीसीडी, हाँ, एनीबॉडी कैन डांस। हाँ, तो सभी कर ठीक है? सकते हैं। कैटेगरी अलग बस है, अपने आप डांस को, सब कर सकते हैं। मैम हाँ, डांस सब जैसे करते आप, हैं। हाँ, शादी में आप जाइए बैंड बाजे में सब डांस करते हैं। सभी करते हैं, हाँ, डांस लेकिन सब तब करते अपने आप हैं को बस। जज नहीं करते हाँ, हैं। एक लयबद्ध नृत्य को सीखना पड़ता है और ये वाला डांस अंदर से हर कोई करता है। अंदर से और अपने आप, जब हम नृत्य अंदर से हर कोई खुश होते खुशी हैं में तो ही अपने करता है। आप, हाँ, जब खुश होते हैं तो अंदर अपने आप कदम उठ जाते हैं। तो अब खुशी में तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का दुख है, किसी तरह की परेशानी, तो तब भी डांस करके देखिए कितना फायदा मिलता है। बहुत अच्छी बातें आज की अंशु जी आपने, और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इससे बहुत फायदा मिला होगा और बहुत ज्यादा पसंद किया होगा इन्होंने। मैं जल्दी से आज हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं उनके नाम और कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। रीना अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, इन्होंने हमें गुड इवनिंग बोला है। रीना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभ संध्या। पनीता सिन्हा जी हैं, इन्होंने नमस्कार बोला है। कृष्ण मुरारी जी हैं, इन्होंने लिखा है शन्नो जी आपका कार्यक्रम यूं ही चलता रहे, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी आपको। और हमारे साथ हैं, एक मिनट, नीलम राज जी हमारे साथ जुड़ी थी, इन्होंने लिखा है गुड टॉपिक, कीप इट अप। पनिता सिन्हा जी ने बहुत ही सार्थक वार्ता बताया है और कहा है कि वाकई नृत्य एक साधना है, नृत्य करने से शरीर का संतुलन भी बनता है।
राजेश राज जी जुड़े हैं, इन्होंने लिखा था बाल मन पर अंकित संस्कारों की छाप जीवन भर रहती है, जिसका असर बच्चे के पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अंशु प्रिया जी अच्छा कार्य कर रही हैं, शुभकामनाएं। रितु अस्थाना जी ने प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर कहा है कार्यक्रम को। और ये है रिफुर विश इंडिया, इन्होंने जय कृष्णा कहा है। निर्लय फोरा जी ने कहा कोई भी कला तपस्या चाहती है। बहुत अच्छी संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। इन्होंने कहा कथक बहुत भावुक शैली है। पंडिता सिन्हा जी ने लिखा नृत्य के विविध आयाम पर अच्छी वार्ता चल रही है। डॉक्टर विनीता श्री हैं, इन्होंने लिखा सही सही कह रही हैं आप, नेगेटिव थॉट्स डांस से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने विनीता जी ने आगे कहा सही कह रही हैं आप, कुछ चीजें हमें चुनती हैं। जो आपने कहा था कि कुछ चीजों को हम चुनते हैं, नृत्य ने कुछ मुझे चीजें हमें चुना है। चुनती हैं। जी। पनीता जी ने कहा है जीवन भी एक नृत्य की भांति है, जिसके भाव हर पल बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। विनीता जी को आपका कहा फूड फॉर माई सोल बहुत अच्छा लगा, ग्रेट बोला इन्होंने। और नीलप होरा जी ने कहा बहुत सही कहा, ताल का बहुत महत्व होता है। मीता जौहरी जी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर वार्ता। प्रवीण श्रीवास्तव जी ने लिखा है बहुत सुंदर तरह से समझाया आपने। रितु अस्थाना जी को कार्यक्रम बहुत पसंद आया। और रीना अग्रवाल जी ने फिर से कहा है वेल सेड। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, उन्होंने कार्यक्रम मैम देखा। सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और समझा और हमें प्रोत्साहित किया। तो उसी तरीके से जब उनका सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे भी इस तरीके की वार्ता करते रहेंगे और जो हमारे पास होगा, जो हमारे कहते हैं ना, जो हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम आगे उनको जितना उनकी सेवा कर सकते हैं हम वो करेंगे। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि गुड़गांव के सेक्टर 10 में प्रिया जी की संस्था है कथक सिखाने के लिए। अगर किसी को सीखना है या अपने बच्चों को सिखाना है तो प्रिया जी से कांटेक्ट कर सकता है। और इसके साथ ही मैं आज इसके कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। अंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने समस्त दर्शकों का बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ जिन्होंने अपना चलो मैम कीमती आपका भी बहुत-बहुत बहुत-बहुत आभार। ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी का मैम। एक बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, आभार। नमस्कार।